नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज की कहानी है घर, जिसे लिखा है डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी ने। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। समाचार पत्र में प्रकाशित एक सूचना पर दृष्टि ठहर गई थी। स्थानीय उद्योगपति कांतिलाल के सुपुत्र श्री नरेश की संदेहजनक स्थितियों में मृत्यु। हत्यारे का कोई सुराग नहीं। हे भगवान, पारुल को यह सब भी सहना था। बरबस ही मन से गहरी सांस निकल गई थी। बड़े दादा की बेटी पारुल सबसे अलग निकली थी। संयुक्त परिवार के दबरेनुमा कमरे में ना जाने कहां से उजाले की किरण पकड़ पारुल ने सबको चमत्कृत कर दिया था। इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे प्रांत में 5वीं पोजीशन लाना कितनों को संभव होता है। पूरे शहर में पारुल पहले नंबर पर थी। समाचार पत्र वाले जब पारुल की फोटो मांगने आए तब बड़े दादा को अपनी पुत्री की योग्यता का पता चला था। क्षमा कीजिए, हमारे यहाँ बहु बेटियों के चित्र समाचार पत्रों में छपवाने का चलन नहीं है। बड़े भैया ने पारुल की फोटो देने से इनकार कर दिया था। पर आप यह क्यों नहीं सोचते, यह चित्र औरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। एक संवाददाता लगभग अड़ सा गया था। हमें अपने घर की बात देखनी है, दूसरों का ठेका हम नहीं ले सकते। दृढ़ स्वर में अपनी बात कहकर बड़े दादा ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। बहनों के प्रति अतिशय उदार बड़े दादा ने अपनी खुद की बेटी को कठोर अनुशासन में रखा था। बाबा का लकड़ी का व्यापार खूब फैला था। नीचे दीवान पर तकिया लगाए बाबा हिसाब किताब पर कड़ी नजर रखते थे। 4 पुत्र और 4 पुत्रियों के पिता स्वरूप बाबा पर भगवान की असीम कृपा थी। बड़े दादा का उदार स्वभाव बाबा के एकदम प्रतिकूल था। उनसे छोटे विशन दादा की कंजूस प्रवृत्ति बाबा के स्वभाव से खूब मेल खाती थी। छोटे भाई किशन और ब्रिजेश सब बहनों से छोटे होने के कारण बाबा के विशेष दुलारे थे। बाबा के सामने ही बड़े दादा ने गृहस्थी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। घर परिवार को बड़े दादा के हाथ सौंप निश्चिंत बाबा ने सदा के लिए आंखें मूंद ली थी। बाबा का जाना अचानक हुआ कि सब स्तब्ध रह गए थे, और बड़े दादा के स्नेह ने किसी को भी एक पल के लिए भी महसूस ना होने दिया कि बाबा की छत्र छाया अब उनके सिर पर नहीं है। बड़े दादा बड़की दीदी की ससुराल से शादी का न्योता आया है। सामान भेजने को 5,000 चाहिए। बिशन दादा निसंकोच बड़े दादा से पैसा मांगकर सारा श्रेय स्वयं ले लिया करते थे। बड़े दादा ने भले ही स्वयं अपने ऊपर अधिक खर्च ना किया हो, परिवार वालों के लिए उनका हाथ सदैव खुला रहता था। विवाहिता बहनें जब भी घर आती बड़े दादा से पिता जैसा स्नेह पाती। परिवार के सदस्यों को महीनावार खर्चा मिलने के बावजूद किसी भी कार्य के लिए बड़े दादा ही पैसों के लिए उत्तरदायी रहते थे। उस घर में सरस्वती की अपेक्षा लक्ष्मी जी का अधिक महत्व था। ऐसे घर में जहाँ छोटी बड़ी बहुएं हाई स्कूल पास करते न करते शादी कर घर बसा बैठी थी, पारुल ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। बड़े दादा उसकी उच्च शिक्षा के विरोधी थे, पर पारुल के स्वप्न को उसकी मां ने सहारा दिया था। बनारस के सुसंस्कृत परिवार की बेटी बड़े भाभी ने बड़े दादा से शायद ही जीवन पर कुछ मांगा हो, पर पारुल के लिए उन्होंने विनती की थी। हम पारुल को खूब पढ़ाएंगे, उसकी रुचि पढ़ाई की ओर है। बड़े दादा डांट कर बोले, बेकार की बात है, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा। पर वह तो डॉक्टर बनना चाहती है। पागल हो गई हो, डॉक्टर बन के उसे जिंदगी भर कुंवारा रखना है। हमारी बिरादरी में कहाँ मिलेगा उसके लिए लड़का। पर अब तो जमाना बदल गया है, अच्छे लड़के भी पढ़ी लिखी लड़की ही खोजते हैं, डॉक्टर तो नहीं। बड़े दादा का सीधा सा जवाब था। हमारे घर के लड़के तो डॉक्टर इंजीनियर लड़कियां ही खोजते रहे हैं। भाभी ने डरते डरते कहा,
तुम्हारा घर तो अमेरिका में जाकर बसने लायक है, यहाँ रहेंगे और विदेशी ढंग अपनाएंगे। तभी तो हमारी अम्मा तुम्हारे घर वालों को मलेच्छ कहती है। बड़े दादा ने कठोर स्वर में कहा, अम्मा की बात छोड़िए, आप क्या कहते हैं? जिस नीति विचार से मैं रहती हूँ, घर में और कोई बहू वैसे रह सकती है? बड़ी भाभी भी अब तीखी हो आई थी। सच ही बड़ी भाभी ने अपना बड़प्पन हर जगह रखा था। सास की छुआछूत का निशब्द पालन करती बड़ी भाभी को देखकर उनके बनारस के घर वाले आश्चर्य में पड़ जाते थे। पारुल को इंटरमीडिएट में प्रवेश दिलाते बड़े दादा ने भाभी को चेतावनी दे डाली थी। इंटरमीडिएट के बाद पारुल की शादी करनी है। आगे पढ़ाना या ना पढ़ाना उसके घर वालों की मर्जी पर होगा। यह बात सुनकर भाभी मौन रह गई थी। पारुल ने बड़ी भाभी की शालीनता और बड़े दादा का सौंदर्य पाया था। उजली धूप सा सुनहरा रंग और तीखे नैन नश के कारण 4 लड़कियों में अलग ही चमकती थी पारुल। कॉलेज की परीक्षा में सब विषयों में डिस्टिंक्शन लाकर पारुल ने प्राध्यापिकाओं और साथ ही लड़कियों को विस्मित कर दिया था। ना जाने कहाँ का दिमाग पाया है लड़की ने, यह तो चलती फिरती कंप्यूटर है। अध्यापिकाएं आश्चर्य करती। एक बार कुछ सुन ले तो भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भाई गजब की मेमोरी है पारुल की। साथ की लड़कियां छेड़ती, ये पारुल अपनी खोपड़ी में से थोड़ी सी अकल हमें भी दे देना, अकल का इतना भार लिए घूमती थक जाएगी ना। शांत सौम्य पारुल मुस्कुराकर रह जाती। अभिमान कभी उसके सिर पर चढ़ने का साहस न कर सका था। उस दिन अपने कमरे से निकल बाल सुखाने पारुल छत पर पहुंच गई थी। अचानक एक कंकरी उसके पांव के पास आकर गिरी थी। चौंक कर दृष्टि उठाते ही दूसरे घर की छत पर खड़ा संजीव दिखाई दिया था। पारुल से दृष्टि मिलते ही संजीव ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। पिछले 2 वर्षों से सामने वाले घर में संजीव का परिवार आ बसा था। संजीव के घर में धन संपदा के स्थान पर विद्या बुद्धि का अधिक महत्व था। बीएससी की परीक्षा में फिजिक्स में सर्वोच्च अंक लेकर अब वह एमएससी फाइनल का मेधावी छात्र था। भाभी का उनके घर में प्राय आना जाना होता था। संजीव की मां स्थानीय स्कूल में शिक्षिका थी और पिता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते थे। संजीव के लिए उसके माता पिता ने ढेरों सपने पाल रखे थे। भाभी को वह घर उनके अपने मायके यानी कि बनारस वाले घर की याद दिला जाता था। ससुराल की 4 दीवारी के बाहर जैसे खुली हवा में सांस लेने के लिए ही वह उस घर में जाती थी। एक दिन चिंतित स्वर में भाभी ने पारुल से पूछा, पारुल, अगर तुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिला तो क्या करेगी? मैं एमएससी करके प्रतियोगिताओं में भाग लूंगी, लेकिन तुम्हारी तरह घर की 4 दीवारी में बंद होकर नहीं बैठूंगी अम्मा। लेकिन वह तो हर लड़की की नियति है पारुल। मैं अपनी नियति स्वयं निर्धारित करूंगी माँ। माँ बेटी की बातें सुनता संजीव और उसकी माँ दोनों ही हंस पड़े थे। इसीलिए संजीव कहता है पारुल में कुछ कर गुजरने की आग है, वह जो चाहेगी पा ही लेगी। संजीव पारुल को कैसे जानता है? बड़ी भाभी चौंक गई। संजीव की कजन मीना पारुल के साथ ही पढ़ती है ना, शायद उसने कभी पारुल को कॉलेज डिबेट में भी बोलते सुना था। ओह, भाभी आश्वस्त हो उठी थी। उस दिन से पारुल संजीव को पहचानने लगी थी। कभी कॉलेज आते जाते दोनों का कुछ दूर तक का साथ हो जाया करता था। एक दिन आगे बढ़कर संजीव ने परिचय भी बनाना चाहा था। मैं संजीव, आपका पड़ोसी। मेरी माँ आपकी अच्छी प्रशंसिका है। थैंक यू, कहती पारुल ने मुंह उठाकर संजीव को देखा तक नहीं। सुना है आप मेडिसिन्स में जाना चाहती हैं? जी। मेरे बारे में कुछ जानना चाहेंगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अजनबियों से परिचय बनाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने पास रहते भी हम अजनबी कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, और पास आने की आपकी चेष्टा भी व्यर्थ है, कहकर पारुल तेजी से आगे निकल गई। आज अचानक पांव के पास आ गिरी कंकरी ने पारुल की धमनियों का रक्त तीव्र कर दिया था। छत से भागकर वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। क्या बात है पारुल, ऐसी भागती कहाँ से आ रही है?
भाभी चौंक गई। जल्दी कुछ खाने को दो माँ, बहुत भूख लगी है। वाह री लड़की, और वाह तेरी भूख, दादी भुनभुना उठी थी। पारुल ने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा देने की तैयारी में खुद को लगभग भुला सा दिया था। पुस्तकों में सिर गड़ाए देख पारुल को भाभी रुष्ट हो उठती थी। दादी तो कहने लग जाती थी, बहुत पढ़ा लिया बेटी को, अब उसे घर के कुछ काम काज सिखाओ बहू, खाली पढ़ाई से पेट नहीं भरता। माँ जी, वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। डॉक्टर बन के मुर्दे ही तो चीरेगी। भाग्यवान है तुम्हारी बेटी, पिछले साल से सेठ कांतिलाल की पत्नी अपने बेटे नरेश के लिए पारुल को मांग रही है। उस घर में पारुल का संबंध ठीक नहीं रहेगा माँ जी, भाभी ने घबराते हुए कहा। क्या कह रही हो बहू, हमारी बिरादरी में वैसा दूसरा घर खोजे ना मिलेगा। धन संपत्ति तो इतनी है कि 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती है। सोने में मर जाएगी हमारी पारुल। पर माँ जी, पारुल की रुचि दूसरी है। जेवर तो दूर, वह तो रंगीन कपड़े तक नहीं पहनना चाहती, उसे तो बस किताबें चाहिए। ज्यादा उम्र हो जाने पर अच्छा लड़का मिलने से रहा, बाद में मुझे दोष मत देना। हम बिरादरी के बाहर कोई नया ढंग तो शुरू नहीं कर सकते। तुम अपने मायके का चलन यहाँ ना चलाओ। तुम्हारा घर तो। सास ने वाक्य अधूरा छोड़कर मुंह बिचका दिया और बिना कहे ही बहुत कुछ कह दिया। अम्मा, मुझे सोने के पिंजरे में बंद नहीं होना है, मैं मर जाऊंगी, पारुल ने कहा। तू शांति से परीक्षा तो दे, बाकी मैं देख लूंगी पारुल। बेटी के सिर पर स्नेहपूर्ण हाथ धरती भाभी के मुख पर अब दृढ़ता आ गई थी। बचपन में भाभी ने भी बहुत आगे तक पढ़ने का सपना देखा था, पर पिता के आकस्मिक निधन ने उनके सपने छिन्न भिन्न कर दिए थे। माँ ने जल्दी जल्दी बेटियों के विवाह कर अपने अपने दायित्व को पूरा कर लिया था। आज उसी मायके में भाई खानदानी लोहे का व्यवसाय छोड़ उच्च पदों पर आसीन है। पढ़ी लिखी सुसंस्कृत भाभियां भाइयों के साथ गर्व के साथ बाहर घूमती हैं। पारुल को डॉक्टर बनाना मानो भाभी के अपने स्वप्न की पूर्ति थी। पति की नाराजगी सहती भाभी की बार बार की मनोहार पर बड़े दादा कुछ हद तक पसीज गए थे, पर उन्होंने शर्त लगा दी थी कि पारुल को दूसरे शहर नहीं भेजा जाएगा। उसे वहीं स्थानीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया तो ठीक है, वरना उसे भाग्य का भरोसा कर शांत बैठना होगा। उधर पारुल की भगवान ने सुन ली। स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उसे प्रवेश मिल गया था। अब पारुल को तो मानो पंख मिल गए। सफेद सलवार कुर्ते के साथ गुलाबी ओढ़नी में जब वह कॉलेज पहुंची तो उसके अनुपम सौंदर्य को निहारती कई जोड़ी आंखों के बीच पारुल संकुचित हो उठी थी। चौधरी का चाँद है यार, शुभ सौंदर्य की स्वामिनी, हम पर भी दृष्टि पड़ जाए तो कल्याण हो जाए। अपने में सिमटी पारुल के कक्षा में पहुंचते ही हल्की फुसफुसाहटें शुरू हो गई थी। सीनियर बैच के लड़के जूनियर बैच के भाग्य पर ईर्ष्या कर उठे थे। काश वो लड़की उनके साथ होती। कुछ ही दिनों में पारुल की पूरे कॉलेज में धूम मच गई थी। अनुपम सौंदर्य के साथ बुद्धि की प्रखरता सोने में सुहागा थी। मेडिकल कॉलेज के पीछे संजीव का फिजिक्स डिपार्टमेंट था। पारुल के बाहर आने पर संजीव प्राय बाहर खड़ा ही उसकी प्रतीक्षा करता था। घर के लिए पारुल और उसकी दोनों की एक ही बस होती थी। बस स्टैंड से घर तक जाती पारुल से संजीव जबरन बातें करने की कोशिश किया करता था। जानती हैं आपके कॉलेज के साथियों ने आपको क्या खिताब दिया है? संजीव पूछता। मुझे जानने की कतई इच्छा नहीं है। वाह, लेकिन आपको जानना तो जरूर चाहिए। क्यों? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको वे सफेद कबूतरनी कहते हैं। मुझे वो काला कौवा कहें, हंसनी कहें या फिर सफेद कबूतरनी, जो भी हूं मैं वही रहूंगी, समझे मिस्टर? सच तो यही है, जो आप हैं उसके लिए इस संसार में कोई उपमान ही नहीं बना है। आप तो अनुपमा हैं। शुक्रिया। एक और बात, रास्ता चलते लोगों से बातचीत करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्लीज आप थोड़ा दूरी बनाकर चलें। पर मेरी थिंकिंग दूसरी है। कभी कभी साथ चलते व्यक्ति जीवन भर के लिए हमराही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा अच्छा साथी ही खोजो, ठीक है ना?
संजीव बोला था। भगवान के लिए मुझे परेशान ना करें, दुनिया बहुत बड़ी है, कोई भी दूसरा साथी ढूंढ ले मिस्टर संजीव, लेकिन प्लीज मुझे बख्श दें। इतनी बड़ी दुनिया में मनपसंद साथी तो बस एक ही होता है और मेरी पसंद है आप। बात आपकी पसंद भर से ही तो पूरी नहीं हो जाती ना, मुझे तो आप बेहद नापसंद हैं, समझे? अब एक तरफ पसंद का क्या फायदा? मुझे कोई नापसंद करे ऐसा कुछ तो मुझ में नहीं है पारुल जी। इस वर्ष आईएएस में क्वालिफाई कर जाऊं तो शायद सबसे अधिक वांछित पात्र बन जाऊंगा। जिसे आईएएस की आकांक्षा हो उसे खोजिए। मुझे तो ऐसे अधिकारी सच में पिट्ठू लगते हैं, प्लीज मुझे माफ कीजिए। सच? तुम्हें ये प्रोफेशन पसंद नहीं है पारुल? कितनी बार कहना पड़ेगा कि आपके प्रोफेशन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब पारुल झुंझला उठी थी। मुझे तो तुम्हारी इच्छा अनिच्छा देखकर ही जॉब लेना है पारुल। प्लीज नाउ स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्रोध स्वर में संजीव को झिड़कती पारुल ने तेजी से पांव बढ़ाए थे कि अचानक सड़क पर बने गए एक गड्ढे में उसका बायां पांव जा पड़ा। बरसात ने सड़क के किनारे बेरहमी से गड्ढे बना दिए थे। पीड़ा से पारुल कहरा उठी थी। शायद पांव में मोच आ गई थी। कष्ट से नयन छल चला आए थे। सीधे खड़े हो पाना भी कठिन लग रहा था, पांव बढ़ाना तो असंभव सा ही। साथ चलते संजीव ने झुककर पारुल के पांव पर अचानक ही हाथ धरकर चोट देखनी चाहिए थी। बहुत चोट लग गई है पारुल, चल तो सकोगी ना? छोड़िए, मैं ठीक हूं। पारुल संकुचित हो उठी थी। दोनों के मुख झुके होने के कारण सामने से आ रहे बड़े दादा पर दोनों की ही नजर ना पड़ सकी। यह क्या तमाशा लगा रखा है? शर्म नहीं आती? कॉलेज जाने के नाम पर यह क्या हो रहा है यहाँ पर? बड़े दादा लगभग चीख उठे। अब इनके पाँव में मोच आ गई है, मैं मदद करना चाहता था, बस आपका पड़ोसी हूं मैं। अच्छा, तो अपना पड़ोसी धर्म यहाँ इस तरह निभाया जा रहा है? खबरदार जो आगे कभी मेरी बेटी के पास भी फटके। चल पारुल। सहमती पारुल बड़े दादा के साथ लंगड़ाती कहराती चल दी थी। घर आते ही बड़े दादा दहाड़ उठे। आज से इस लड़की का कॉलेज आना जाना बंद। खबरदार जो बिना इजाजत घर के बाहर झांका भी। क्या बात है, ये तेरे पैर में चोट कैसे लग गई पारुल? भाभी को चिंता हो उठी थी। प्रेम की पींगे बढ़ा रही थी तुम्हारी लाडली, गिरकर चोट तो लगनी ही थी। 1000 बार समझाया लड़की को इतना सिर पर ना चढ़ाओ, पर तुम्हारे सिर पर तो बनारस वाले घर का भूत चढ़ा रहता है। रोती सिसकती पारुल ने माँ को सारी घटना सुना दी थी। भाभी ने पति को लाख समझाना चाहा कि क्या बात थी, लेकिन उनका निर्णय अडिग रहा। संजीव की माँ के आ जाने से तो मानो आग में घी पड़ गया था। कैसी है पारुल बेटी? मुझे अभी संजीव ने बताया तेरे पैर में चोट आ गई है। देखिए बहन जी, हम पुराने विचारों के लोग हैं। आपके संजीव से मेरी बेटी की बातचीत हमें पसंद नहीं है। वह नहीं माना तो अंजाम बुरा होगा। अच्छी तरह से उसे बात समझा दीजिएगा। यह क्या कह रहे हैं भाई साहब? मेरा संजीव कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। पड़ोसी के दुख कष्ट में मदद करना सबका धर्म है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। संजीव की मां ने कुछ समझाते हुए कहा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी आंखों ने जो देखा वह झूठ नहीं है। आपके घर से हम नाता नहीं जोड़ सकते। जानती है ये मेरी इकलौती बेटी है। इसकी शादी में मैं लाखों लुटा सकता हूँ। मेरे भी कोई 4-5 बेटे नहीं हैं और ना ही आपके घर से संबंध जोड़ने की हमें कोई लालसा है। भगवान करे पारुल राजा के ही घर जाए। पर आजकल के रजवाड़ों की स्थिति से शायद आप परिचित नहीं हैं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं जानता हूं। अब हमें क्षमा करें। बड़े दादा ने हाथ जोड़ दिए थे। भाभी का मुख काला पड़ गया था। अपने घर आए किसी अतिथि का ऐसा अपमान उनके लिए सह पाना कठिन था। मुझे माफ करना करुणा बहन, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद ही देना बहन। भाभी के नयन भर आए थे। पारुल को भाभी फिर कॉलेज भेज पाने में सफल ना हो सकी। बड़े दादा ने भाभी और पारुल की हर मनुहार बड़े बेदिल से ठुकरा दी थी। पारुल के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे।
क्या किया है मैंने मम्मी? मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है? मुझे जाने दो ना माँ। संजीव ने भी कहलवाया था, तुम्हारा अपराधी मैं हूँ, किसी तरह मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे सारे सपने सच कर दूंगा, तुम्हारा सारी उम्र साथ दूंगा। वे पंक्तियां पढ़ पारुल मौन रह गई थी। लेकिन उस रूढ़िवादी परिवार में घर छोड़कर चले जाना क्या संभव था? दादी ने उत्साहपूर्वक वर की खोज शुरू कर दी थी। सेठ कांतिलाल की पत्नी को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। पुत्र नरेश का रात तक घर न आना उन्हें भयभीत किए रहता था। घर पहुंचे नरेश की सांसों में ही नहीं, उसके शरीर में भी मदिरा ही महकती थी। लाडले बेटे की हर मांग पूरी करती मां ने उस पर अंकुश ही नहीं लगाया था। शायद सुंदर पत्नी पाकर उसकी आदतें छूट जाएगी, यही सोचकर उन्होंने पारुल के लिए प्रस्ताव भिजवाया था। बड़े दादा ने भी छानबीन करने की कोशिश नहीं की, केवल धन संपदा देखी। नरेश अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का था, रुपया पैसा भी बहुत था, और चाहिए भी क्या? बाप दादा इतना कमाकर धर गए थे कि पारुल राज करेगी, किसी बात की कमी न होगी उसे। इधर पारुल का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा दम घुट जाएगा माँ, मुझे बचा लो। बेटी के दुख से द्रवित भाभी ने कई बार पति के सामने हाथ जोड़े, सास के सामने गिड़गिड़ाई, पर सब व्यर्थ रहा। विवाह के बाद भी तो तू अपनी पढ़ाई कर सकती है ना पारुल, मैं नरेश को समझाऊंगी। इससे अधिक और कुछ कर पाना भाभी की सामर्थ्य से बाहर था। बहनों और मां के प्रति अतिशय उदार बड़े दादा अपनी बेटी के मामले में बेहद कट्टर थे। शायद भाभी का स्वाभिमानी स्वभाव उन्हें कभी रुचा ही नहीं था। पारुल के विवाह में बड़े दादा ने जी खोल कर खर्च किया। 3 दिन पहले ही रंगीन रोशनी की झालरें फव्वारे चल रहे थे। पास पड़ोस के लोगों को विवाह के लिए 2 दिन पहले ही न्योता दे दिया गया था। दावत ऐसी कि लोगों को तो वर्षों तक याद रहेगी। विदा होती पारुल मानो जड़ हो गई थी। मां ने सीने से चिपकाकर आशीर्वाद दिया था, तब भी उसकी आंख से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकली। कार में बैठी पारुल को अचानक संजीव की मां ने आकर चौंका दिया। तेरे विवाह में हम आमंत्रित नहीं थे पारुल, पर भगवान से तेरे सुख की कामना करती हूँ। मेरे संजीव पर रुष्ट न होना बेटी, वह अपने को किस तरह दंडित कर रहा है केवल मैं ही जानती हूँ। धीमे स्वर में पारुल के कान में वह फुसफुसाई थी। मौसी, पारुल का क्रंदन सबके नयन गीले कर गया था। ससुराल में ऐश्वर्य की कोई कमी ना थी। हवेली में दौड़ते दास दासियां सदैव किसी विशिष्ट आयोजन का भ्रम पैदा करते थे। अपने कमरे में दासियों के जमघट को देखकर पारुल खींच उठती थी। तुम लोग अपना काम करो, जब जरूरत होगी बुला लूंगी, लेकिन हमें तो आपकी सेवा के लिए ही रखा गया है छोटी मालकिन। मुझे अपनी सेवा करवाने का अभ्यास नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। सास ने सुनकर मुंह बनाया। हमारे रहन सहन को वह कैसे समझ सकती है? मैं तो लड़की की खूबसूरती पर रीझ गई थी, वरना अपनी बराबरी के घर में ही रिश्ता जोड़ती। नरेश की आदतें पारुल से छिपी ना रह सकी। शाम को उसकी मित्र मंडली कहाँ अड्डा जमाती है, वह भी जानने की जरूरत ना रही थी। कमरे में देर रात नशे में धुत पहुंचे नरेश की दृष्टि में पति पत्नी के रिश्ते की सिर्फ एक ही कड़ी थी। पारुल का रोम रोम घृणा से सिहर उठता था। उसका जी चाहता कि उन बंधनों को तोड़कर कहीं दूर भाग जाए। अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी न कर पाने के लिए पारुल बड़े दादा को कभी क्षमा न कर सकी। पति से पारुल ने कहना चाहा, मैं अपना BBS पूरा करना चाहती हूँ। क्या जरूरत है, 4 साल बर्बाद करके डॉक्टर ही तो बनोगी। जरूरत होने पर 50 डॉक्टर्स की लाइन लगा सकता हूँ, इतना पैसा है मेरे पास। बात सिर्फ उतनी ही नहीं है, मेरा जीवन अर्थ पा जाएगा। ओहो, अभी तुम्हारा जीवन निरर्थक है? लगता है कॉलेज के पुराने मित्रों का मुंह खींच रहा है। अरे वे तो कब के डॉक्टर बनकर कॉलेज छोड़ गए होंगे। इसका मतलब तुम्हारा कोई विशेष मित्र था। कौन था? नाम बताओ जरा, मैं भी तो उसके दर्शन कर लूं, जिसके साथ तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण था। क्रोधावेश से नरेश के नथुने फूल गए थे। आप कैसी व्यर्थ की बातें कर रही हैं? वैसा कोई मित्र होता तो उससे विवाह ना कर लेती।
पारुल ने हल्के से मुस्कुराकर बात टालनी चाहिए थी। क्यों झूठ बोलती हो? तेरा वह पड़ोसी नहीं था? कान में क्या कह रही थी उसकी माँ? मैं तो उसी दिन सब समझ गया था। घर की मर्यादा का ध्यान ना होता तो उसी दिन तुझे वापस भेज दिया होता। छी, यह क्या कह रहे हो? संजीव मेरा। खबरदार, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। और देखो, इस घर में रहना है तो यहाँ की मान मर्यादा का ध्यान रखना होगा। आगे से मेडिकल कॉलेज जाने की बात तुम्हारे मुंह से भी ना निकले। पारुल को अवाक अपमानित खड़ा छोड़ नरेश आंधी की तरह बाहर चला गया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था संजीव? क्यों तुमने मेरी सहायता करनी चाहिए? तुम्हारे कारण ही मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है। हथेली में मुंह छिपाकर पारुल सिसक उठी थी। माँ के घर बस एक दिन से ज्यादा पारुल का रुकना नहीं हो पाता था। बड़े दादा की ओर पारुल ने कभी दृष्टि उठाकर नहीं देखा। भाभी पूछ पूछ कर हार गई, पर पारुल के मुख से कुछ न सुन पाई। पर पुत्री के चेहरे पर छाए गहन विषाद ने माँ का हृदय तार तार कर दिया था। विवाह के बाद तो लड़कियां खिल जाती हैं, तू कैसी मुरझाई रहती है पारुल? अपनी माँ को सच्ची बात नहीं बताएगी बेटी? कुछ फूल खिलने के पहले भी तो मुरझा जाते हैं माँ। पर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है मेरी बच्ची? अच्छी भली तो हूं मैं, क्या हुआ मुझे? तेरे पिता तेरे दो बोल सुनने को तरस गए हैं पारुल। पिताजी मेरे बोल सुनने को तरस गए हैं? उन्होंने मेरे बोल सुने ही कब थे? पारुल की प्रश्नवाचक दृष्टि मां पर निबद्ध हो जाती है। पारुल की सेवा ने सास का मन जीत लिया था। प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में बीए की परीक्षा देने के लिए पारुल ने सास की अनुमति पा ली थी। नरेश का अधिकांश समय घर के बाहर ही बीतता था। पारुल को मानो वह सुविधाजनक स्थिति थी। पुस्तकों में सिर गड़ाए कभी कभी वह नरेश का घर पहुंचना भी न जान पाती। नौकरों की सहायता से कमरे में पहुंचते ही नरेश 2-4 अस्फुट वाक्य कहकर गहरी नींद में सो जाया करता। बीए परीक्षा फल में पारुल का नाम काफी ऊपर था, लेकिन पारुल ने पति को इसकी सूचना देना भी आवश्यक नहीं समझा। समाजशास्त्र में एमए करने का दृढ़ निश्चय कर उसने विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। सास से कहा, पूरे दिन घर में मक्खियां ही तो मारती हूँ अम्मा जी, वहां कुछ समय आसानी से कट जाएगा। बहू के उदास मुख को देखकर सास इनकार न कर सकी थी, पर उन्हें नरेश का भय भी था। कहीं उसे पता चल गया तो बवाल मचा देगा बहू। उनकी चिंता मत करें मम्मा जी, उन्हें उस समय ही समझा लूंगी। वैसे भी दिन में कभी उनका घर आना कहाँ हो पाता है। जैसी तेरी मर्जी। मैंने तो सोचा था तेरे आने से मेरा लड़का घर के खूंटे से बंद कर रहेगा, लेकिन तेरी ओर से भी प्रयास की कोई कमी नहीं रही बेटी। पारुल का सूखा मुंह देखकर सास ने आंचल से अपने नयन पोंछ डाले। वैश्याओं का पुनर्वास, संभावना एवं सुझाव विषय पर पारुल को थीसिस लिखनी थी। विभागाध्यक्ष ने स्वयं चुनकर पारुल को यह विषय दिया था। एक तो तुम विवाहिता हो, दूसरा घर में वाहन की भी सुविधा है, इसलिए तुम्हें यह विषय दिया जा रहा है। तुम आसानी से उन तक पहुंचकर बातचीत कर सकोगी। अविवाहित लड़कियों को वहां जाने में असुविधा होगी, शायद उनके अभिभावक अनुमति ना दें। पर क्या मेरा जाना वहां ठीक होगा सर? तुम वहां एक अच्छे उद्देश्य के लिए जा रही हो। अगर कोई समाधान खोज सकी तो समाज उपयोगी कार्य का श्रेय पाओगी। तुम इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हो पारुल। विभागाध्यक्ष के विश्वास ने पारुल को साहस दिया था। हाथ में फाइल थामे पहले दिन उस मोहल्ले में प्रवेश करती पारुल संकुचित हो उठी थी। कॉलेज से साथ आई पार्वती ने थोड़ा साहस दिया था। जब काम का बीड़ा उठाया है तो डर काहे का, हम अच्छे काम से जा रहे हैं दीदी। पार्वती की ही एक परिचिता ने हीरा भाई के घर का पता बताते हुए कहा था, बड़ी काइयां औरत है हीरा बाई, पूरे चकले पर उसी का राज है। उसे समझा पाना कठिन काम है, हाथ नहीं धरने देती किसी भी समाज सेविका को। हीरा भाई के घर की सीढ़ियां चढ़ती पारुल को देख सीढ़ियां बज उठी थी। लो भाई, आ गई हमारे सुख चैन की दुश्मन, अब भलाई का काढ़ा पिलाएंगे हीरा भाई को। अरे भली कही, क्या पता ये खुद भी उसी के रंग में ही रंग जाए।
कहकों पर लाल होते मुख के साथ पारुल हीराबाई के सामने जा खड़ी हुई थी। द्वार खोलती हीराबाई पारुल को देख जैसे अवाक हो उठी। कुछ क्षण बाद सहज होते हुए हीराबाई ने पूछा, कहो क्या काम है? मौसी, आपकी बेटी सी हूं, आपकी मदद चाहिए। बेटी? एक पल को हीराबाई जैसे कहीं खो सी गई। मेरी मदद से लोग गिरते हैं, उठते नहीं। क्या तुम ये बात जानती हो? अच्छी तरह जानती हूँ। अंततः जीने के लिए जब कोई उपाय ना रहे तभी तो आपने यह व्यवसाय अपनाया होगा मौसी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको एक और रास्ता सुझाने, नया जीवन देने, जहां मान हो और सम्मान हो। खोया मान सम्मान किसका वापस आया है बेटी? मैं दिलाऊंगी मौसी, मेरा विश्वास करो। पारुल के उत्साही मुख पर एक दृष्टि डाल हीराबाई ने उसे अंदर आने की राह दिखाई थी। पारुल ने संभावनाओं का पिटारा खोल दिया। अगर हमारी योजना सफल रही तो कुछ ही दिनों में हमारा सिलाई बुनाई केंद्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। तुम ही सोचो मौसी, पाप की कमाई कितने दिन तक साथ देगी? मेहनत की कमाई की तो बात ही और होती है। तू अकेली ये कर पाएगी बेटी? भले घर की बहू बेटी है, हमारा साथ तुझ पर भी कीचड़ उछाल देगा। अब सबके साथ अकेली कैसी हूँ मौसी मैं? ठीक है बेटा, आज से यह मौसी और इसका जीवन तेरे नाम रहा। हीराबाई के उस परिवर्तन पर चकले वाले चौंक गए थे। तभी एक वृद्धा ने याद दिलाया, हीराबाई की जो बेटी कुछ साल पहले गुजर गई थी, उसकी और पारुल की शक्ल में इतना साम्य है कि शायद वह भी धोखा खा गई। हीराबाई के सहयोग से लड़कियों को संगठित करना आसान हो गया था। पारुल के साथ कुछ और समाज सेवी संस्थाओं की महिलाएं भी आ जुड़ी थी। सिलाई बुनाई केंद्र के लिए स्कूलों की यूनिफॉर्म के ऑर्डर भी पारुल ले आई। हीराबाई को केंद्र का सुपरवाइजर बना दिया गया। मोहल्ले में उस नए परिवर्तन की तीखी प्रतिक्रिया हो रही थी। एक वर्ग इसका कड़ा विरोध कर रहा था, पर हीराबाई के दबंग स्वभाव के आगे विद्रोह के स्वर पनप न सके थे। दूसरी तरफ पारुल ने स्पष्ट घोषणा की थी, हमारी योजनाओं में जो स्वेच्छा से आना चाहेंगे उनका स्वागत है। हम जबरन अपनी इच्छा किसी पर भी नहीं थोपना चाहते। अपने अकाउंट से पैसे निकाल जब पारुल ने सिलाई केंद्र की स्थापना की, तब हीराबाई ने भी अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा अंश पारुल के हाथ पर धर रुंधे कंठ से कहा था, मेरी भी तेरे जैसी एक बेटी थी पारुल, इस दलदल से निकल भागने को आतुर थी पगली, पर वह तो मुक्त होने से पहले ही मर गई। अब तेरे हाथ उसकी सांध पूरी होगी बेटी। मौसी, यह केंद्र हम आपकी बेटी के नाम से ही खोलेंगे। क्या नाम था उसका? ज्योति। तो ठीक है, आज से हमारे इस केंद्र का नाम होगा ज्योति सिलाई बुनाई केंद्र। यही सबका मार्गदर्शक होगा। एक दिन केंद्र की लड़की चमेली ने बताया था, उस नए घर में एक लड़की को जबरदस्ती बंद करके रखा गया है। आप उसकी मदद करें दीदी जी, भले घर की लड़की लगती है, बेचारी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर और हीराबाई के साथ पारुल ने उस घर का द्वार जबरन खुलवाया था। द्वार खुलते ही सामने का दृश्य देख पारुल स्तब्ध रह गई थी। सामने ही नरेश 2-4 साथियों के साथ बैठा मदिरा पान कर रहा था। कमरे के मध्य में एक किशोरी अपने आप में सिमटी बैठी, शायद रो रही थी। पारुल को वहां देखते ही किसी ने अश्लील वाक्य उछाला था। नरेश, वो तो पारुल को वहां देखकर चौंक गया। तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों भाई, पहले से आशनाई है, हमसे नहीं मिलवाओगे यार? नरेश के दोस्त ने एक अश्लील सी फब्ती कस दी थी। शट अप। और नरेश पारुल का हाथ पकड़ उसने जबरन खींचता कमरा छोड़ बाहर आ गया था। विस्मित इंस्पेक्टर के आगे बढ़ने की चेष्टा पर वह दहाड़ उठा। खबरदार, वहीं रुक जाओ, ये मेरी बीवी है। इंस्पेक्टर, आप प्लीज अंदर जाके उस लड़की को छुड़ा लीजिए, सबको अरेस्ट कर लीजिए। पारुल की बात पर नरेश बिलबिला गया था। क्या मेरे दोस्तों को अरेस्ट कराएगी? तेरी ये मजाल? पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर से कहा था, याद रखो इंस्पेक्टर, तुम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते।
उनमें से एक एमपी का बेटा है। आगे तुम अपनी नौकरी की खैर मनाओ, समझे? इस पागल औरत की बात पर नौकरी तो नहीं खोना चाहोगे ना? पारुल का हाथ दृढ़ता से पकड़ लगभग उसे घसीटता नरेश फुफकार रहा था। घर पहुंचे जोर से माँ को आवाज दी थी, ये लो माँ, तुम्हारे घर की इज्जत बाजार में बिकने से बचा लाया हूँ। क्या हुआ बेटा पारुल, तू तो यूनिवर्सिटी गई थी ना? यूनिवर्सिटी? वाह माँ, बहलाने को इससे अच्छा बहाना और कोई हो सकता है क्या? मैंने मना किया था ना पाँव बाहर निकालने को। जानती हो माँ, मैं इसे जिस मोहल्ले से उठा कर लाया हूँ वहां शरीफ घर की बहू बेटियां निगाह भी उठाकर नहीं देख सकती। लेकिन पारुल ने घृणा के साथ कहा, वहां शरीफ घर के लड़के जाकर अपने घर का सम्मान दांव पर लगा सकते हैं क्या? हाँ, बड़े घरों के लड़कों की मर्दानगी की यही पहचान है, समझी? अब इस घर में इसे एक पल को भी रखना पाप है माँ। तुम इसे जहां से लाई हो वहीं पटकाओ, मुझे अपने सम्मान की चिंता है। जब बड़े दादा ने यह सब सुना तो वो सिर धुनने लगे थे। दादी चित्कार कर उठी थी, हाय राम, इस कुल बोरनी ने हमें कहीं का ना रखा। बड़ी भाभी स्तब्ध रह गई। शांत सुस्थिर स्वर में पूछा था, तू वहां किस लिए गई थी पारुल? मैं जानती हूँ तो किसी अच्छे उद्देश्य से ही गई होगी। माँ, भाभी के वक्ष से चिपट कर रोती पारुल ने सारा किस्सा कह सुनाया था। एक पल मौन रहकर भाभी ने पूछा था, इतनी बड़ी योजना पर तू अकेली ही चल पड़ी काम करने के लिए पारुल? मुझसे तो कहा होता, मैं चलती तेरे साथ। अब इस लड़की का इस घर में रहना नहीं हो सकता बड़ी बहू। दादी की चेतावनी पर बड़े दादा का मौन उनकी स्वीकृति ही था। अगर यह नहीं रह सकती तो मुझे भी यह घर छोड़ने की अनुमति दे अम्मा जी। पागल हो गई हो बहू, पति और परिवार एक लड़की के लिए छोड़ दोगी? मेरा पति परिवार भी तो एक असहाय लड़की का परित्याग कर रहा है अम्मा जी। नहीं माँ, ये तुम्हारा घर है, तुम इसे अकारण ही नहीं छोड़ सकती। मैं विश्वास दिलाती हूँ, इस कलंक के स्थान पर सम्मान के तिलक के साथ ही वापस आऊंगी। पर तू कहाँ जाएगी पारुल? उनके घर माँ, उनके पास जिन्हें मेरी सच्ची जरूरत है। कहाँ है तेरा घर? तेरे घर वाले तो तुझे यहाँ फेंक गए हैं बेटी। वो तो मेरे घर वाले थे ही नहीं माँ, लेकिन एक दिन तुम्हें जरूर बुलाऊंगी अपने घर, तब आओगी ना? पारुल ने फिर देर नहीं की, उल्टे पांव उसी मोहल्ले में स्थित अपने सिलाई केंद्र में जाकर शरण ले ली। तुम यहाँ हमारे बीच कैसे रह सकोगी बेटी? हीरा भाई दुखी हो उठी। क्यों नहीं मौसी, क्या तुम मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? मेरी बेटी? तू तो हमारी माँ है जिसने हमें रास्ता दिखाया है। यह बात सुनकर विभागाध्यक्ष स्तब्ध रह गए। तुमने अपने परिवार और अपने पति वालों से अपनी कार्य योजना ना बनाकर गलती की थी पारुल। मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम सिर्फ अपने बल पर इतनी बड़ी योजना ले रही हो। चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे घर वास्तविकता बताने के लिए, वे मेरा विश्वास जरूर करेंगे। मानती हूँ यह मेरी गलती थी, पर वास्तविकता जान मुझे उस योजना पर कार्य करने की अनुमति कभी नहीं मिलेगी सर। रही बात आपके प्रति उनके विश्वास की, तो जिस घर में पति और पत्नी के बीच आपस में ही विश्वास ना हो, वहां किसी तीसरे का कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ है। फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम उनसे क्षमा मांग लो। किससे क्षमा मांगू? उस पिता या परिवार से जिन्होंने मेरे सारे स्वप्न निर्ममता से तोड़ डाले, या उस पति से जिसने मुझे मात्र शरीर समझा? नहीं सर, नहीं, आप नहीं जानते। बचपन से मैंने स्वप्न देखा था मैं डॉक्टर बनके दूसरों की पीड़ा हरूंगी। यह स्वप्न मेरे जन्मदाता मेरे पिता ने ही भंग किया। आपने यह योजना देकर कुछ अर्थों में मेरे उस स्वप्न को पुनर्जीवित किया है। उन मानसिक शारीरिक रूप से शोषित स्त्रियों को नया जीवन देना कुछ वैसा ही लगा था जैसे मैं सचमुच मनोचिकित्सक बनकर उनके दुख दूर कर सकती हूँ। अब आप मेरे इस स्वप्न के साथ मुझे जीने दे सर। अब मेरा वापस किसी भी घर में जाना असंभव है। ठीक है, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार से पैसा मिला है। मैं वह धनराशि तुम्हारे प्रोजेक्ट को दे रहा हूँ। तुम्हारा स्वप्न साकार हो,
यही मेरा आशीर्वाद है पारुल, तुम्हारी हर सहायता के लिए। मैं ही नहीं, पूरा विभाग तुम्हारे साथ है। मुझे विश्वास है एक दिन तुम अपना सब कुछ खोया हुआ दोबारा पा सकोगी। उनके चरण छूकर पारुल ने कृतज्ञता व्यक्त की थी। हॉस्टल में रहना पारुल ने स्वीकार नहीं किया। उन शोषित, समाज द्वारा प्रताड़ित नारियों की समस्याएं उनके निकट रहकर ही जानी जा सकती थी। पारुल ने उसी गली के नुक्कड़ पर एक कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया था। पहला दिन ही पारुल के लिए चुनौती बन गया था। रात में किसी शराबी ने दरवाजा पीटना शुरू किया। पास सोई हीराबाई और मालो ने उस खतरे को किसी तरह टाला था। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है दीदी, लोग गलत समझते हैं। मालो चिंतित थी। मुझे किसी की चिंता नहीं है मालो, मैं पहचानती हूँ खुद को, यही पर्याप्त है। उस गली के ग्राहकों ने पारुल के विरुद्ध मोर्चाबंदी की थी। उसके विरुद्ध अश्लील नारेबाजी की गई। शहर के कुछ धनी व्यक्तियों का उन विरोधियों को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग था। कई रातें पारुल ने दहशत में बिताई। सब जानकर विभाग के लड़कों ने जाकर चेतावनी दी थी उन विरोधियों को, अगर मैम को परेशान किया गया तो हम गली में जाकर एक एक घर को जला डालेंगे। हमारी शक्ति से टक्कर लेने की हिम्मत ना करें। पारुल ने उन उत्साही युवकों को हिंसा करने से रोक गली वालों का विश्वास जीत लिया था। शांत, सधी आवाज में उसने कहा था, इन स्त्रियों की जगह अपनी माँ बहन को देखिए, तब आप इनकी पीड़ा समझेंगे। मैं जबरन किसी को अपने साथ नहीं लाना चाहती। जो स्वेच्छा से अपना मार्ग बदलना चाहे उनका स्वागत है। मेरे साथ जीवन फूलों की शैया नहीं, कांटों की राह है। आखिरकार पारुल की मेहनत रंग लाई। अपने खाली समय में वह उन लड़कियों और स्त्रियों के साथ उनकी काउंसलिंग करती, उन्हें उस जीवन की विभीषिकाओं से परिचित करा सद्मार्ग की राह दिखाती। पत्रकारों तक भी पारुल की तपस्या की कहानी पहुंच गई थी। समाचार पत्रों में पारुल के त्याग और सेवा की कहानियां छपने लगी। सभी महकमे भी सचेत हो उठे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने एक इमारत उन स्त्रियों के पुनर्वास के नाम कर काफी यश कमा लिया। पारुल के अंदर की कर्मठ चिकित्सिका जाग उठी थी। हैंडीक्राफ्ट सेंटर में बनी सुंदर वस्तुएं उसकी कलात्मक अभिरुचि की परिचायक थी। अब तो शहर के सम्मानित नागरिक एप्लिक वर्क के बेड कवर्स, कुशन कवर्स, साड़ियां लेने भी आने लगे थे। समाजशास्त्र की डिग्री पारुल ने विशेष सम्मान के साथ प्राप्त की थी। उसकी थीसिस विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई थी। विभागाध्यक्ष ने स्नेह से पूछा था, क्या तुम हमारे विभाग में लेक्चरर बनना चाहोगी पारुल? नहीं सर, मैं जहां हूं वही जगह मेरे लिए ठीक है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अब तुम्हारी नई योजना क्या है पारुल? मैं एक सांस्कृतिक कला केंद्र की स्थापना करना चाहती हूँ, जहाँ प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। लड़कियों को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी जाएगी। आप नहीं जानते सर, इन लड़कियों में कितनी प्रतिभा है। अगर उन्हें चांस मिलता है, वे प्रसिद्ध गायिका या नर्तकी तक बन सकती हैं। तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है पारुल। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा पारुल को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। पारुल ने भाभी को पत्र लिखकर बुलाया था। माँ, तुम्हारी बेटी अपना रास्ता पा गई है। मेरे मस्तक पर सम्मान का तिलक लगता देखने तुम्हें आना है माँ, आओगी ना? मुख्यमंत्री से सम्मान पाती पारुल को देखती बड़ी भाभी के नयनों से आनंद स्वरूप अश्रु आ गए थे। पारुल को अपनी ओर आता देख दादा संकुचित हो उठे थे। मुझे क्षमा कर सकोगी बेटी? मुझे आशीर्वाद दें पिताजी, मैं अपनी साधना में सफल हो सकूं। पारुल ने झुके मस्तक पर बड़े दादा का वर्ध हस्त हौले से जाकर रुक गया था। मानो उसे आशीष देते भी वह संकुचित थे। दूर खड़े सेठ कांतिलाल और उनकी पत्नी की ओर बढ़े। पारुल ने उनका अभिवादन किया। मुझे आपके पुत्र के आकस्मिक निधन पर दुख है। नरेश की मां बिलख उठी। वह अपने कर्मों का फल भोग कर चला गया बेटी। मैंने हीरे को पहचानने में गलती की थी पारुल, वह अपने ही कर्मों का शिकार बना।
पारुल का हृदय उस अभागिन माँ के प्रति करुणा से भर गया। हमें माफ करो बेटी और अब अपने घर चलो, सेठ कांतिलाल ने थोड़ा ठहर कर कहा। मैं तो अपने ही घर में हूँ बाबूजी, और आपका मेरे घर में सदैव स्वागत है। अब पराए घर जाने की चाह शेष ही नहीं है। धीमे से मुड़कर पारुल अपने घर की ओर चल दी और सभी उसे आदर से देखते रह गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। शुभ रात्रि।